Good morning, students. I hope you all are well and doing mathematics comfortably. Today, we will discuss one more important curve, that is cycloid. What is a cycloid and what's the equation of this cycloid? So, look at the board. बचपन में आपने खूब साइकिल चलाई है और बारिश के दिनों में जब रोड गीला होता है और बारिश जब रुक जाती है तो साइकिल का जो पहिया है उसके ऊपर मिट्टी लग जाती है। और जैसे आप घर के अंदर यदि फर्श जो है साफ सुथरा है और जैसे आप घर के अंदर उस साइकिल को लेके आते हो तो मिट्टी की एक लकीर सी बनती है। जैसे जैसे पहिया चलता है फर्श पर वो मिट्टी की लकीर बनती जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से काम में लेते हैं। सो लुक एट द बोर्ड, दिस इज द व्हील ऑफ अ साइकिल, जिसको हम रोलर व्हील भी कह सकते हैं। उसकी अलग अलग मैंने पोजीशन बनाई है। द फर्स्ट इज एट दिस प्लेस, यहां साइकिल का ये वाला पहिया है। दिस इज द सेंटर ऑफ द व्हील and here the position is, let us suppose at point P, for example. Here it is, it moves forward, आगे की तरफ. This is the direction of the roller wheel. पहिया मूव करेगा तो ये पहिया जो है वो आगे बढ़ेगा और ये जो रेड कलर बनाया है उस रेड कलर को आप मिट्टी समझ सकते हो। तो ये जो पूरी मिट्टी है वो इस रोड पर लगती जाएगी। जैसे जैसे पहिया घूमेगा वैसे वैसे ये मिट्टी लगेगी यहां से यहां तक। ये पूरा पहिया, ये पूरा जो है वो एक रोल है। और जब पूरा एक रोल बन जाता है तो ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक कवर होगी, वो जितनी मिट्टी इस पहिए के ऊपर लगी हुई है वो सारी की सारी मिट्टी यहां पर आ जाएगी। इसलिए जो टोटल लेंथ है वो 2 पाई आर के इक्वल होगी। बाय द वे इसका रेडियस जो है, सपोज यदि मैं ए सपोज करता हूं, सपोज दिस इज द रेडियस एंड हियर इट इज द सेंटर, देन दिस इज द रेडियस, दिस हाइट ग्राउंड से इस सेंटर की जो हाइट है वो हमेशा फिक्स होगी और वो ए होगी। इट इज ऑलवेज ए। सो दिस लेंथ, दिस वन, दिस इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इस वृत्त की जो परिधि है वो यहां से, क्योंकि ये पोजिशन में बता रहा हूं, P यहां से है, जैसे मूव करेगा, सपोज ये इनिशियल लाइन जो यहां से स्टार्ट हुआ था इसने ये एंगल ट्रेस किया, इट इज लाइक दिस, सपोज इट इज दिस। उसके बाद इस P की जो पोजीशन है वो यहां आ गई, उसने ये वाला एंगल ट्रेस किया। सपोज दिस इज द एंगल T फॉर एग्जांपल एंड दिस इज 2 पाई बाय 3। घड़ी आपने देखी है, सपोज ये घड़ी का जो निडल है, जो उसकी सुई है, वो सपोज 6 o'clock पर है और ये जैसे यहाँ पर मूव करती है तो यहाँ मैं मान सकता हूँ कि यहाँ 10 बजे है। इस पोजीशन पर मान लेता हूँ कि वो 2 बजे है और वापस से पूरा राउंड कट करके सपोज ये यहाँ पर आ जाता है। ये इसकी पोजीशन है, अलग अलग पोजीशन है। सपोज दिस इज P, P डैश, P डबल डैश एंड दिस इज P ट्रिपल डैश। सो यहां से यहां तक ये पूरा एक राउंड करता है। घड़ी की जो सुई है वो यहां 6 o'clock से रवाना होकर वापस यहां पर आ जाती है। सो दिस टोटल एंगल इज ट्रेबल, एंगल इज ट्रेस्ड, दैट इज 360 डिग्री। सो दिस इज t equals to 0 degree, here it is t equals to 0, here t equals to 2 pi by 3, here t equals to 4 pi by 3, 2 pi by 3, 4 pi by 3, and here I write t equals to
6 pi by 3, that is equals to 2 pi. So this is 2 pi by 3, here it is, and this is the complete one round, here it is. So this is completely one cycle. Now we find the path. P जो है वो इस पहिए के ऊपर जो पॉइंट है वो मैं यहाँ मार्क कर रहा हूं इसको, ये P पॉइंट है। जैसे पहिया इधर मूव करेगा ये P पॉइंट जो है वो मूव करेगा इस एंगल पर, मान लेता हूं कि P की पोजीशन ये है, तो ये यहां से उसके बाद P वहां चला गया है और फिर इस तरह से ये P का पाथ है। दिस इज द पाथ ऑफ द पॉइंट P। येलो कलर is the path of the point P, and here it is, P is lying between 0 to 2 pi. You can see this path. So this path is known as the cycloid. This path, this yellow one, is known as the cycloid. Okay, similarly, the second round, here it is, just like this. This is the angle. Here it is, then this angle, then this angle, complete one. So here it is 2 pi, then it is, it is 4 pi. Okay, so this way the path, you can say this path is known as the cycloid. So here the path traced by the point lying on the रोलर व्हील, जो घूमने वाला पहिया है, ध्यान रखना पहिया स्थिर नहीं है, पहिया फिक्स्ड नहीं है, ये रोटेट हो रहा है, इसलिए इस पॉइंट का जो सेंटर है उस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स रह रहा है, वाई कोऑर्डिनेट इज फिक्स्ड। सो इक्वेशन ऑफ द साइक्लॉइड इज x equals to a times t minus sin t, it is parametric, and y equals to a times 1 minus cos t. This you have to remember. This is parametric equation. T is the parameter. You can write theta also. Parametric equation of the cycloid. Okay, so here it is t equals to 0. So if we write t 0, then this is completely 0. Cos 0 is 1. 1 minus 1 is 0. So this point is definitely 0, 0. Here it is, the position of the point P. Similarly, you can find the position of P dash. You write t equals to 2 pi by 3. Then you write 4 pi by 3. Then you write 2 pi. As soon as you write cos 2 pi, then 2 pi, then sin 2 pi is 0. Here it is 2 pi, so it is 2 pi into a. Remember, so here the x coordinate is 2 pi a, and this y coordinate is 0 here, because cos 2 pi is 1, so y coordinate is 0. So this complete length is equal to the circumference. मैंने पूरा बताया था, ये पूरा एक राउंड हुआ है। घड़ी की जो निडल थी, ये वाली जो निडल है, यहाँ पर पॉइंट P जो है, इसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट, धीरे धीरे ये मूव करता जाएगा और इस पोजीशन पे इसकी ये, यहाँ पर इसकी ये सिचुएशन होगी और ये पूरा एक राउंड होगा और इस पॉइंट को जो इसकी परिधि के ऊपर है, ध्यान रखना कि वो फिक्स नहीं है, ये पहिया मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट भी मूव करेगा। मैंने इसको यहाँ से यह ज्वाइन किया, फिर ऐसे
This is the path of the point P traced by the point lying on the roller wheel. So this path is known as cycloid. So this is the one cycle. One cycle is between 0 to 2 pi. Then other cycle is between 2 pi to 4 pi. So this is the diagram. This is the graph of this particular one. Now our interest is not to find the locus of this particular point. Our interest is to find the length of the arc. So suppose if I say find the length of this complete arc, and this arc is from 0 to 2 pi, then how to find this length of the cycloid when t is 0 to 2 pi. So let us see. Now I write the question. Find the length of the arc of the cycloid x equals a times t minus sin t, y equals times 1 minus cos t, and the limit on t is given 0 to 2 pi. Okay, so we know the diagram. Here it is 0, here it is 2 pi. This is the diagram. Okay, total so dx by dt, just calculate a times 1 minus cos t dy by dt, a times sin t. Therefore dx by dt whole square plus dy by dt whole square, you know the formula, dx by dt whole square, so it is a square 1 minus cos t whole square plus a square sin square t. A square, then this is 1 minus 2 cos t plus cos square t plus sin square t, and this is 1, so it is a square 2 minus 2 cos t, and again it is 2a square 1 minus cos t, and this is 2a square 1 minus cos t is 2 sin square t by 2. That is this. Okay, so therefore we want to find this complete length. Suppose this is p, so our OP is, limit is with respect to t because it is parametric, so it is t1 to t under root of 1 plus, not 1 plus, dx by dt whole square plus dy by dt whole square. Now limit is from 0 to 2 pi, this to this, because it is given to us, so it is one cycle. Then square root of this quantity, so it is 4a square, so it will be, alright, 4a square sin square t by 2 dt, and this is 2a 0 to 2 pi sin t by 2 dt, and this is 4a cos minus cos t by 2
0 to 2 pi. Okay. Integration of sine is minus cos, but here the angle is t by 2, so the coefficient of t is 1 by 2, so we divide, so it becomes 4. Then it is 4a. It is 2 pi, so we write 2 pi, then 2 and 2 cancel out, it is cos pi, and cos pi is minus 1. So write it here, it is minus 1. Then this minus and minus will be plus, because here are already minus. Then minus due to this sign, it is plus, and cos 0 is again 1. So it becomes 8a. Yes. So 4a into 2 is 8a. It's wonderful. So this complete length, this length is equal to 8a. And this says 0 to 2 pi. The length here it is 2 pi a. I think so. Yes. Let us see. It is given t is 0 to 2 pi. The angle is given, so it is this point is 2 pi a, comma 0. Because when it is 2 pi, sine 2 pi is 0. It is 2 pi, so it is 2 pi a. The point is 2 pi a because it is x coordinate, and t is 0 to 2 pi. So the limit is 0 to 2 pi and so on. Remember, x and y both are variables and t is the parameter. So limits on t is 0 to 2 pi. So this is the x coordinate I am writing. So x coordinate is 2 pi a comma 0, but t itself, t जो स्वयं है वो 2 pi है, लेकिन उसने x कोऑर्डिनेट क्या दिया 2 pi a. हमें t का लिमिट लिखना है, हमें x का लिमिट नहीं लिखना है, इसलिए ध्यान रखना है ये 0 to 2 pi होगा. और लेंथ जो है वो 8a आ रहा है. एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल था जिसमें लेंथ 8a आया था. आपको रिकॉल करना है, आपको याद करना है कि वो 8a किसका लेंथ था. ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. सो दिस कंप्लीट लेंथ इज equal to 8a. So the perimeter, I'm not saying perimeter because it is the length of the arc, it is not the length of the boundary. So it is this to this, the complete length is 8a. Okay. Now little bit change. See the note. X is a times t minus sin t, a times 1 minus cos t. Then the diagram is 2 pi a. T is from 0 to 2. But if it is, suppose x is a times t plus sin t and y equals to a times 1 minus cos t, then the diagram is like this. It is this. Okay. And here it is. T equals to minus pi and t equals to plus pi. This is 0 comma 0. When t is 0, 0, 0, so it is 0, t is 0, cos 0 is 1, so it is like this. But when t equals to pi, t is pi, then sin pi is 0, it is a pi. So this length is equal to a pi. So in total length, it will be definitely it is 2 pi a. So if the diagram is this one, if the equation is this one, then the diagram will be this. If the equation is this, then the diagram is this.
then the next cycle will be like this, then it will be like this, and so on. Here. Here it is. If we continue it, then this is like this, and the similar way. So if it is t minus sin t, then the diagram is like this, and if it is t plus sin t, then the diagram is like this. But the length of this from this to this means one cycle is always equal to 8a. So it is little bit change the diagram. So it is very important. If you look at the equation, then draw the diagram. So if it is this, the diagram will be this way, and if it is this one, then it is this. So it is complete cycle. The total length is always 2 pi, because this length is pi, this length is pi. So it is, I am saying length. So length, लंबाई जो है पाई यूनिट है, इधर भी पाई यूनिट से 2 पाई यूनिट में इसने अपना पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया है. ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है. सो इट इज दिस वे. ओके, so we have done how to find the length of the arc of the given curve. And remember, the curve is given in terms of Cartesian or polar or in terms of parametric. I repeat, curve may be Cartesian, may be polar, or may be parametric. Length of the arc of the curve. The formula is ds. Length of the arc of the curve is this one, because here it is 1, and if we integrate the 1 variable is s, so you will find s between this to this point. So this will give you the s, that means the length of the arc. Okay, so length of the arc of the curve is given by this one. So you remember the single formula. But you say if it is Cartesian curve and y is a function of x, suppose, then what will happen? If x is a function of y, then so there are two situations, y in terms of x and x in terms of y. Similarly, polar, r in terms of theta and theta in terms of r. It depends on you. And parametric, you people know that. So suppose I am interested in this particular one, then you can convert it into ds by dx. Then you know how to write the answer of this. It is under root of 1 plus dy by dx whole square of dx. So introduce the parameter. If it is y, then dy, then you write the formula in terms of that. It is theta, then you write. If it is t, then you write ds by dt. So there is a single formula, but you can convert it into that formula which you need, in which you people are comfortable. So if you comfortable in this, convert the formula in this way. If you people are comfortable in this one, then you write it is ds upon dy, and here you write d, then you write the formula of ds by dy. You know these formula be given in differential calculus, and I have already explained in the previous video. So curve may be Cartesian, polar and parametric. Length of the arc of the curve is given by the single formula, but you have to modify. आपको उस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है, इसलिए ज़्यादा फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है. आपको केवल एक सिंगल फॉर्मूला याद रखना और उसके बाद में उसको मॉडिफाई करना है. लेकिन जो मॉडिफिकेशन किया है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. आज के लिए इतना काफ़ी है. कल हम
एक और कर्व का फॉर्म पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं इंस्ट्रिंसिक इक्वेशन, हिंदी में नेज समीकरण। This is a relation in S and psi. Cartesian relation in x and y, polar relation in r and theta, parametric relation when two variables are expressed in terms of third. Suppose I say it is t, then parametric equations. Now intrinsic equation, you people know that this is a relation in S and psi. So how to obtain the intrinsic equation? One more equation you people remember, that is the Fedel equation. That is a relation in P and R. Relation in P, what is P? Length of perpendicular from the pole. Length of perpendicular from the pole to the tangent, or the radius vector. So 1, 2, 3, 4, and this is the fifth one. This we have already done. Tomorrow we will discuss about the intrinsic equation, नेज समीकरण जिसको बोलते हैं. So thank you very much. जय हिंद.